अगला है मानव संसाधन का 10वीं साक्षरता। साक्षरता का अर्थ जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो साक्षरता है वह लगभग 74.4% थी, जो हर 4 में वह 3 में से 3 व्यक्ति पढ़े लिखे थे। लेकिन अगर आप पहले की जनगणना और आंकड़े में देखें तो ऐसा रहेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस दिशा में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुई थी, पहली जो जनगणना में जहां साक्षरता लगभग 18% थी, वह 100 से 92% लोग निरक्षर हो गए, क्योंकि वह 2001 की साक्षरता या प्रतिशत देखा जाए तो वो 64.84 हो गई है। इस तरीके से इसमें कुछ परिवर्तन आया। लेकिन हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो जो साक्षरता दर है 74% से ज़्यादा या ऊपर माना गया है। लेकिन इसके स्थान पर अगर लिंग के हिसाब से देखा जाए तो जहां पुरुष की साक्षरता 82.14% थी, वहीं महिला का साक्षरता लगभग 65.46% है। इस प्रकार साक्षरता की जो दरें हैं वह स्थानीय भिन्नता भी दिखाई देती है। जैसे कि एक तरफ जहां केरल में 93.93% है, मिजोरम में 51.58% है, त्रिपुरा में 87.75% है। तो राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता दर को अगर देखा जाए और राज्य के अनुसार से, वहीं बिहार में 63.82%, राजस्थान 67.6% और झारखंड में 67.65% आदि राज्य ऐसे माने गए हैं जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया और साक्षरता में किस तरीके से कमी भी हो सकती है। तो वह राज्य के अनुसार से कहीं कम तो कहीं ज़्यादा साक्षरता दिखाया गया है। जनसंख्या और विकास। विकास का अर्थ ये होता है, या ऐसा भी मान सकते हैं, विकास का जो मतलब केवल उत्पादन की सतत वृद्धि नहीं, वह किसी देश का आर्थिक विकास और वहाँ के लोगों के जीवन के सकारात्मक प्रभाव से लिया जा सकता है। और इन बातों में अपने जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी इनके बारे में कुछ बताया कि किस तरीके से आर्थिक विकास किया जा सकता है और हम किस तरीके से मानवीय जीवन को विकसित कर सकते हैं। तो इन सवालों के बारे में अगर सोचा जाए, जिसमें 2 अर्थशास्त्रियों का महान योगदान समझा गया है, वे पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन, इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम में मानव विकास को मापने का कुछ सुझाव तो रखे। और हक और सेन का मानना था कि वे देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने की मौके होने चाहिए या नहीं। क्या उनके पास वो जरूरी क्षमताएं हैं जिसकी मदद से वे क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं से अपनी पूर्ति कर सकें। और हक के अनुसार यह है कि विकास का उद्देश्य मानव द्वारा जो विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के सवालों को बढ़ाना है। इसमें केवल आय वृद्धि मात्र नहीं है, मानव का विकास का उद्देश्य है मानव की क्षमताओं में वृद्धि एवं उनका भरपूर उपयोग। जैसे उन्होंने माना कि इसके लिए क्या जरूरी है, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश, आय, संसाधन एवं अधिक समान वितरण, जिसमें विशेषकर महिलाओं की सशक्तिकरण और आर्थिक विकास माना गया है। जैसा कि अगर देखा जाए तो विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास कार्यक्रम ने मूलभूत मापदंड तय तो किए, लेकिन उनका मापदंड के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित भी है। किसी भी अगर देश के लोग के औसतन कितनी आयु तक जीवित रहते हैं या उन्हें जन्म की संभावित आयु भी कहते हैं, यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है प्रायः अधिक उम्र तक जीवित रहता है। लेकिन दूसरा मापदंड में देखा जाए तो उसमें लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारें, उनकी कितने वर्ष शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है, और तीसरा ले सकते हैं उनका आर्थिक विकास।
जैसा कि किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही इस पक्ष का आकलन भी किया जाता है कि इन तीनों पक्षों को जोड़कर वह किसी देश के मानव विकास को आंका जाता है। क्योंकि इसी के अनुसार भारत का स्थान विश्व में जब 130वां और उसे 609 अंक प्राप्त हुआ, तो इसमें सर्वाधिक अंक 944 नॉर्वे में मिले, जो मानव विकास के लिए काफ़ी माना गया है और बढ़ा भी। लेकिन भारत में जन्म पर संभावित आयु लगभग 68 वर्ष है, जबकि नॉर्वे में 81.6 वर्ष को माना गया है। तो इस तरीके से भारत के औसतन वयस्क व्यक्ति जो है 5.4 वर्ष और स्कूल में पढ़ना, जबकि नॉर्वे का औसत वयस्क 12.6 वर्ष शिक्षा है। तो देखा जा सकता है कि दोनों में किस तरीके से तुलना किया गया है। वैसे किसी देश के जब मानवीय विकास का आकलन करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे साक्षरता दर, कुपोषित बच्चों, वयस्क की दर, शिशु व बालक मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर आदि। इसके बारे में हमने इसके पहले भी अध्ययन किए। जनसंख्या एवं गरीबी। जैसा कि जनसंख्या गरीबी का प्रमुख कारण माना जाता है और यह लंबे समय से भी वाद विवाद के अंतर्गत चलता आ रहा है। कई लोग का मानना यह भी होता है कि जो संसाधन और उत्पादन क्या है, सीमित है। यदि इसका उपयोग अधिक लोग द्वारा किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का संसाधन का लाभ कम मिलेगा। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा अगर किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या होते हैं, संसाधन का लाभ कम मिलेगा, जबकि उपयोग करने वाले लोग जो हैं कम हो तो सबके लिए क्या होते हैं, संसाधन उपलब्ध होगा। लेकिन इसमें भी क्या है, सरल सीधा नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते, क्योंकि वे तकनीक पर निर्भर हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आइए आगे देखते हैं। जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते हैं तो क्या होती है, इसमें ऊर्जा के स्रोत हैं, जंगलों पर निर्भर तो था जो सीमित थे। लेकिन जब खनिज, कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो ऊर्जा नए और विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से भी उत्पादन में खूब क्या हुई, वृद्धि हुई थी तथा तकनीकी में बदलाव का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ती आबादी से जब बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता भी आवश्यक होती है। दूसरी बात यह भी है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्यकुशलता कैसी है। तो समाज में अधिक कार्यकुशल, स्वस्थ एवं शिक्षित लोग होने पर क्या होते हैं, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, रूस में कई दशकों से क्या है, आबादी कम होती जा रही है। वहाँ की सरकार इससे खुश न होकर वे आबादी को स्थिर करने और बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त आबादी होने पर भी कारखाने, दफ्तर व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, गरीबी संसाधनों की कमी के कारण, बल्कि वे उनकी जो असमान वितरण के कारण क्या होते हैं, वह परिवर्तन है। अगर समाज के कुल उत्पादन को सभी लोगों में समान बांटते तो ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर होगा। कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो उसका जो वितरण है असमान होगा ही, क्योंकि कुछ लोग गरीब बने रहते हैं और इसका परिणाम यह है जो विकसित माने जाने वाले देश भी क्या हो जाते हैं, गरीब आबादी में शामिल लिया जाता है। अगर कहीं आगे देखते हैं जिसमें विश्व स्तर पर इन समस्याओं का अध्ययन करें तो क्या पता चलेगा कि वास्तव में आबादी जो है, आबादी वाले जो गरीब देश जैसे बांग्लादेश, भारत आदि, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में
बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसा कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहां 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, तो वहीं विकसित देश निवास जो 2000 से 7000 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग करते हैं। तो यदि हम भारत की पूरी आबादी को देखें जिसमें जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं, तो इसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पूरी आबादी को खपत करें तो यह मिलेगा कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा उपयोग करता है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी का मात्र 1/4 है, फिर भी भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। यह बात अलग है कि भारत में भी लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते, लेकिन शहर के लोग क्या करते हैं, विशेषकर अमीर लोग एक तरफ और दूसरी सुदूर अंचल जो जनजाति और कितने संसाधन खपत होते हैं, यह गणना करना भी बहुत कठिन माना जा सकता है। तो जनसंख्या और गरीबी का प्रमुख कारण है कि उसकी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में अपरिवर्तन के कारण, जैसा कि इसका अर्थ यह है, अगर सभी लोगों का अगर विकास तक पहुंचने हैं तो संसाधनों के वितरण में जो असमानता दूर होती है, जिसमें गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, और साथ ही साथ जनसंख्या और विकास के बीच भी खाई जो है वह कम हो और आबादी का प्रश्न जो है उसका हल ढूंढा जाए। तो इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगति को दूर करनी होगी तथा ईमानदारी से सम्मेलन एवं बुनियादी विचार के व्यवहार से लागू करना होगा, जिससे वह जनसंख्या की वृद्धि एवं गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ शिक्षित एवं स्वस्थ करना आवश्यक है।